हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का परीक्षालय में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छा से चल रहा है ना? तो आज हम इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का सेशन लेके आए हैं। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं, उद्देशिका से शुरू करेंगे और फिर पूरा अच्छे से पढ़ते हुए आगे तक पढ़ेंगे। तो आप लोग प्लीज़ पूरा सेशन देखिए, और जो नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आगे भी आपको ऐसा महत्वपूर्ण सेशन मिलता रहे। ठीक है? और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो इसे प्लीज़ पूरा देखिएगा। तो हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं सेशन। उद्देशिका। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका बनाई गई। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, कितने प्रकार की न्याय? 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सुनिश्चित कराती है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना को संविधान के भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया है। यानी प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। इसके पूर्व बेरूबरीवाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा गया है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथनिरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। कितने तरह की? 3 न्याय दिया गया है और 4 स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 को दिया गया है। 5 को स्वतंत्रता और 3 न्याय दिया गया है। ठीक है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उल्लिखित है। समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय का माना है। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। कौन? के.एम. मुंशी। सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है और प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है, जो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, ये खाली स्थान है, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
और पूछ रहा है ये जो x है इसके जगह पे क्या भरा जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप उद्देशिका एक आदर्श का उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का उल्लेख भी किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। प्रश्न में x के जगह पर 26 नवंबर 1949 अंकित की जाएगी। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? यह संविधान लागू किया गया, जब संविधान लागू किया गया, यानी 26/1/1950 को संविधान क्यों लागू किया गया था? तो ये इसका आंसर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 26/1/1950 को सही संविधान वस्तु स्थिति क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य। 26/1/1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 के धारा 2 के द्वारा जोड़ा गया था। छब्बीस जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य था। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंब होता है? तो ये मूल्य किसमें? उद्देशिका में। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत या उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने की प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। भारत के संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व की उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो भारत में न्याय 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार का स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार की भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है? इसमें ऑप्शन गलत है, तो यहाँ देख लेते हैं। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप का वर्णन करता है। इसमें से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है: सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि संविधान में उल्लेखित शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जनवादी शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के किस रूप में घोषणा की गई है? तो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक का।
निम्न में से कौन शब्दों पर विचार करें। सही शब्द विचार अनुसार क्रम दीजिए, क्रम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। तरह से ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संविधान के 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के प्रस्तावना में जोड़ा गया था क्या क्या। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत के संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के तहत। निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य हमारा संविधान की प्रस्तावना वर्णित करता है। संविधान की प्रस्तावना में भारत के पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो 75 में कौन सम्मिलित नहीं था। अखंडता। ये क्योंकि 1976 में यह जोड़ा गया था। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो ये हो जाएगा पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व और समाजवादी। 1, 3, 4। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर। संपूर्ण प्रभुत्व था पहले से, हाँ सही में। गणराज्य 1 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न विचारों पर कथन कीजिए और कूट के सहायता के से कौन सा सही है बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह संविधान के विशिष्ट प्रावधानों का यह क्या है ओवरराइड नहीं करता है। तो इस तरह से 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4, जबकि इसका संशोधन किया जा सकता है। और इसमें 42वां संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़ा भी गया था 1976 में। यानी ऑब्जेक्टिवल प्रस्ताव ही बाद में उद्देशिका बन गया था और यह न्याय योग्य नहीं है और यह प्रस्तावना विशिष्ट प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकता। ठीक है। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव ही अंतोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बनना था। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि उसे लागू नहीं किया जा सकता। इसकी प्रकृति न्यायोग्य या जुडिशिएबल नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, तथापि केशव नंद्र भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के स्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने के लिए किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग यह निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। तो यह लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था किसमें। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। समाजवादी शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो समाजवादी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके बाद है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। क्या नहीं था? तो समाजवादी नहीं था, पंथ चिन्ह निरपेक्ष नहीं था और अखंडता। ये तीनों 1976 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना था। क्या सुनिश्चित करना था? तो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो इस तरह से हमारा चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के संविधान में प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय, और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 प्रकार के स्वतंत्रता, और प्रतिष्ठा, अवसर, 2 प्रकार की समानता, और व्यक्ति की गरिमा यानी डिग्निटी का सुनिश्चित करना था। असर्शन रीजन का है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ये बात सही है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। तो ये भी सही व्याख्या करता है। भारत संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? हम भारत के लोग, यानी भारत के जनता में ही वास्तविक शक्ति निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होता है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये संविधान की प्रस्तावना, संविधान में कहाँ लिया गया है? सभी व्यक्ति पूर्ण और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता से। सभी व्यक्ति पूर्ण और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्ति को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद से उपलब्ध होने चाहिए। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म है? नहीं। भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है? ये भी नहीं। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है? ये भी नहीं। भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है? यही एक इसका सही उत्तर है। भारत के पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं है। तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान श्रेय या अपेक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो प्रस्तावना में संघीय शब्द उल्लेखित नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, परंतु संघीय शब्द फेडरल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो उद्देशिका में नहीं है लोक कल्याण, क्योंकि ये डीपीएसपी का भाग है।
भारतीय संविधान में उद्देशिका में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है, परंतु संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य शब्द है। ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो किस स्वतंत्रता की वर्णन नहीं है प्रस्तावना में? विचार की स्वतंत्रता, प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता तो है इसमें क्वेश्चन में कुछ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय है। ठीक है। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का स्वतंत्रता है तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्र संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लेखित नहीं है? तो धार्मिक न्याय का बात नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? संविधान की प्रस्तावना के बारे में भारत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। तो हाँ, ये तो 1976 में जोड़ा गया था। 77 में जोड़े गए थे? नहीं। 76 में जोड़ा गया था। 85 में जोड़ा गया था? नहीं, अंग नहीं है। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है, ये भी गलत है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में मूल संविधान में अंग नहीं था। यह 1976 में 42वां संविधान संशोधन धारा 2 के तहत जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान का आत्मा उद्देशिका को कहते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनैतिक जन्मपत्री, पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। नोट: लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका को माना है। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अतः अम्बेडकर के ने संदर्भ में यह प्रश्न आए तो उसका उत्तर विकल्प डी होगा। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने किसको आत्मा कहा है, तो उस टाइम हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। संविधान एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो ये बोले थे भीमराव अम्बेडकर ने। भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान को भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये बेरूबरी मामले में, जो कि 1960 में हुआ था। बेरूबरी यूनियन के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को प्रस्तावना का संविधान का भाग माना। कमेंट करके बताइए किस आर्टिकल में बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला बदल सकता है? फटाफट कमेंट में आंसर दो। निम्न में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये बोला था बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। प्रश्नगत वादों में बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिया गए निर्णय में उद्देशिका संविधान का भाग माना गया था। उसी का पुष्टि बाद में ये बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में किया था। निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य।
केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में, हमारे संविधान का प्रस्ताव उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वहीं नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है किसमें? तो मूल अधिकारों, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, इसी में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो वो है संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार की न्याय दी गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारत के संविधान में उद्देशिका में 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तथा प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए समान व्यवहार। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना, तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो आर्थिक न्याय उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधि प्रभाव नहीं रखती है। नहीं, संविधान का भाग नहीं है, गलत बात है। संविधान का भाग है और वैसे ही विधिक प्रभाव रखती है जैसे कि उसका कोई अन्य भाग, तो ये भी गलत है। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई प्रभाव, विधिक प्रभाव नहीं है, ये सही बात है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की बृहत संविधान पीठ ने यह निर्णय किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इन री बेरुवरी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है को उलटते हुए दिया था। इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है, यानी ये न्यायालय में नहीं जा सकता है। संविधान में दिया गया आमुख क्या है? संविधान में दिया गया आमुख, इसका आंसर आयोग गलत दिया है तो इसका डिटेल ही। भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देशिका कहा गया है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधी सभी 4 कथन सत्य हैं, परंतु किसी भी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं है। यह भी ध्यातव्य है कि कोई भी विकल्प अनन्य नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में केवल ओनली
स्रोत पर नहीं लगा है, इसलिए हम उस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसमें अधिकतम कथन शामिल है। ठीक है, निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान की प्रत्यभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी और सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत है, ये सही बात। अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समानता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्यभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। शासन प्रणाली। राजतंत्र यह शासन का प्राचीनतम रूप है। इसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होता है। जो राज मुकुट धारण करता है वह अनुवांशिक उत्तराधिकारी के आधार पर पद ग्रहण करता है। कुलीन तंत्र, इसे अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं। तानाशाही। तानाशाही, इसे अधिनायक तंत्र या डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है। यह एक ऐसे शासन का प्रारूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है, जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। प्रजातंत्र। वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप प्रजातंत्र डेमोक्रेसी है। ध्यातव्य है कि प्रजातंत्र वहाँ विद्यमान होता है जहाँ जनता में सत्ता निहित होती है, अर्थात जनता को संप्रभुत्व प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं, जिनमें प्रमुख है संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों को व्यवहारतः संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुत्व, जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार या सत्ता। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुत्ता होती है। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय भारत की जनता का शासन नहीं था, बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति तक रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है, जहां सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, में समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप में राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होता है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होते हैं और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र की होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत है जनता, जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है।
भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के शक्तियों को संविधान में स्पष्टतः विभाजित किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान तथा राज्य सभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय यह है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। केसी वीर ने भारत को अर्धसंघात्मक राज्य कहा है। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यह कथन केसी वीर का है। V.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित है? व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक, डायरेक्ट इसका आंसर ही देख लेते हैं। व्यक्तियों का, इसका आंसर हो जाएगा ए। व्यक्तियों का एक सामुदायिक जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है, जिसकी एक संगठित सरकार है, उसे राज्य कहते हैं। राज्य शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवासित संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय से है, जिसकी एक संगठित सरकार हो तथा वह अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। वस्तुतः राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व है व्यक्ति या जनसंख्या, सरकार या सत्ता, निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग, संप्रभुता अर्थात वह अपने घरेलू एवं बाह्य निर्णय के संदर्भ में स्वतंत्र हो। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है और इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता। इस आधार पर विकल्प एक सही कथन। निम्न में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो वह है संप्रभुता। संप्रभुता किसी भी राज्य का महत्वपूर्ण, राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। एक जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार जो शासन या सत्ता होता है, और चौथा संप्रभुता। ये 4 तत्व जो है राज्य के आवश्यक तत्व है। इन 4 तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है। क्या चीज़? संप्रभुता। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अन्य तीनों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, तो ये सही है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ये गलत बात है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग और सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र एवं समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। ठीक है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली भारत सरकार मतलब भारत में की गई है। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पत्तियां होता है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन के अनुसार करते हुए
अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था के अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार के प्रति प्रतिनिधित्व होता है। नहीं, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके द्वारा हटाया जा सकती है। ये संसदीय व्यवस्था वाली सरकार होती है। संसदीय व्यवस्था वाला सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो ये ग्रेट ब्रिटेन यूके में सर्वप्रथम संसदात्मक व्यवस्था शुरू की गई थी। वर्तमान में संसदात्मक शासन स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन यूके में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है। किस बात में? कि न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू वहाँ नहीं है और यहाँ यूके में नहीं है, इंडिया में है। भारतीय संसदीय प्रणाली में पुनर्विलोकन न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका सामूहिक उत्तरदायित्व तथा संसदीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू होता है। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार से भिन्न है? जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभुत्व है, किंतु ऐसा और दूसरा, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता के संबंध में मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ में भेजे जाते हैं। तो दोनों सही बात है। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है तथा वह संसद ही सर्वोच्च विधि पदाधिकारी है जो कि किसी विधि का सृजन या किसी विधि का समापन कर सकती है। दूसरी ओर भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार की व्यवस्था है जिसके तहत संसद की विधिक निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय में यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया है तथापि यह भी निर्धारित किया है कि संविधान की मूल संरचना या ढांचे में परिवर्तन करने वाला कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार कथन 1 सही है। कथन 2, क्योंकि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। अनुच्छेद 145(3) के प्रावधानित है कि जिस मामले में संविधान के निर्वाचन के मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अत्वरलित है, उसका निश्चित
निश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी। इसे ही संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो अध्यक्षात्मक सरकार भारत में नहीं है, ये कहाँ है? अमेरिका में है। बाकी संघात्मक, संसदात्मक तथा स्वतंत्र न्यायपालिका है। अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार, शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सी सही है? भारतीय राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार, राष्ट्रीय पद्धति का सरकार भारत में राष्ट्रपतीय पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख पात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में संसदीय प्रणाली का सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। यह शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे सांसद या लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि क्या है कि यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। ठीक है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है जब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। अनुच्छेद 75(5) में उल्लेखित है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यह अनुच्छेद 75 के 3 में है, इसलिए कथन 2 भी सही है क्योंकि लोकसभा संसद का भाग्य है। भारत में राज्य अथवा राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? और इसका आंसर उपयुक्त में से ये है। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती है, एक संसदीय और एक अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था में अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका यानी विधायिका के सदस्य की कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, इसलिए ये सही था। निम्नलिखित कथनों में से उस एक कथन को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार में अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। ठीक है,
सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि होती है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली का उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत है। राष्ट्रपति की पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है तथा इसका प्रयोग वह विधायिका से पृथक एवं स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा संचालित मंत्रियों के माध्यम से करता है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? तो यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है? नहीं। तो 1, 2 और 3 सही आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च जनता सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यद्यपि यह एक एकीकृत शक्ति यूनिफाइड अथॉरिटी का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्य में विभाजित किया जाता है। यह किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, तो सही बात है। भारत में एक प्रभु सत्तात्मक राज्य है, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। और भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। इस तरह से सारे ऑप्शन सही हैं। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा यह एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जा सकता है। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो सत्तावादी सरकार। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन यहाँ गणतंत्र है, न कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से। कहाँ से? भारतीय संविधान से। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। संविधान सरकार का आशय क्या है? संवैधानिक सरकार का आशय क्या है कि कोई सरकार जो संविधान के सीमाओं से परिबद्ध हो, वैसा सरकार जो सारे काम संविधान में उल्लेखित नियमों के अनुसार करता है, उसे संवैधानिक सरकार कहते हैं। संवैधानिक सरकार से आशय होता है कि सरकार जो कि संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार की शक्तियां संविधान के तहत परिसीमित होती है तथा सरकार अपने प्राधिकार या शक्तियों का प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं करती है। संवैधानिक सरकार की व्यवस्था में सरकार यथा भारत के केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत संविधान है, यानी संविधान के तहत ही सारे कार्य को निर्वहन करना है। असर्शन रीजन का है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो ये सही है। भारत का अपना एक संविधान है, दोनों बात सही है।
भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका में प्रारंभ शब्द हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र और गणराज्य बनाने के लिए इससे दर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अतः ए और आर दोनों सही है, लेकिन दोनों कथन अलग अलग है, इसलिए व्याख्या नहीं करता है। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की व्यवस्था क्या नहीं? लाल फीताशाही, ये सुशासन की व्यवस्था नहीं है। जबकि जवाबदेही होना चाहिए, कानून का नियम होना चाहिए और पारदर्शिता होना चाहिए। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शी, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता, प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषता है। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, क्या क्या है सुशासन का नियम? हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता, प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषताएं हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। क्या? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना ही कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक, आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत, क्रीमी लेयर अर्थात पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान समृद्धि योजना में भी सभी किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है। ठीक है, अब सबके लिए कर दिया गया है। संघ राज्य सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के केंद्र में वंचित वर्ग ही हैं। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो ये कल्याणकारी राज्य की धारणा का व्याख्या करता है। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो भारतीय संविधान का दर्शन साम्यवादी होना नहीं है। बाकी कल्याणकारी, राजनीतिक समानता और समाजवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता, न्याय, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य एवं राजनैतिक समानता, न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिलता है, बल्कि कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्गत सन्निहित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सही है? भारत संविधान अध्यात्मात्मक नहीं है, संसदात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, नहीं, राजतंत्र तो है ही नहीं। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये सब नहीं। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। जनता ही क्या है? जनार्दन है। बस चुनाव के पहले तक भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि
भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग। साथ ही भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, अर्थात भारत में राज सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक है। कोई भी नेता बोलो तो कि तू मेरा सेवक है, लपड़ा देगा वहीं पे। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो कौन है? एकल कार्यपालिका। क्या? एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। इसमें सत्ता केंद्रीकृत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। सही बात है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। ये भी सही बात है। और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये भी सही बात है। उपरोक्त सभी तथ्य सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं कर अपने विवेक से करता है तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका यानी संसद को भंग नहीं कर सकता। अतः उपयुक्त तीनों विकल्प सही है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए भारत में क्या है? प्रजातंत्र है। जनता ही सर्वोपरि है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार चुनने बदलने का अधिकार है, अर्थात जनता अपने मत के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब वे प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही तरीके से नहीं करते, तब जनता चुनावों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल सरकार को पराजित कर बैठती है। ठीक है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है यह है कि कार्यशील बनाता है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। क्या है? कि साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। किसको? साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि साधारण पुरुषों और महिलाओं के बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। चूँकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की जरूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की जरूरत होती है। इस निर्णय के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि विकसित करते हैं। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, वह वंशानुगत नहीं होता। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र देश है। भारत एक गणतंत्र है, इनमें अंतर्निहित है। क्या है? कि राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। निम्न में से किसने विनिर्धारित होता है, किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है?
तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण ही भारत का संविधान परिसंघीय को दर्शाता है। कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है जो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ना तो कठोर है पूरा और ना ही लचीला है। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का श्रेणी माना जाता है, अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्यून राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होती है। ठीक है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्य प्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, तो सही है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, तो ये भी सही है, लेकिन स्पष्ट रूप से ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो बी बोलेंगे। ए और आर दोनों सही है, लेकिन स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान एवं शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। अतः दोनों सही है, किंतु स्पष्टीकरण सही नहीं करता है। कथन कारण भारत में संघवादित व्यवहारिक नहीं है और भारत एक संघीय राज्य नहीं है। दूसरा तो गलत है और पहला सही है। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह प्रदर्शित करता है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है? सुरक्षित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत क्या है? संघीय स्वरूप का है। भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय लक्षणों में प्रमुख है लिखित एवं कठोर संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनीय सांसद आदि। इनमें से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुरक्षित होना संघीय प्रणाली की अनिवार्य शर्त है, क्योंकि न्यायपालिका के पास ही संविधान की व्याख्या की शक्ति होती है, ताकि संघीय संरचना में संविधान के मूलभूत प्रावधानों को केंद्र द्वारा एक पक्षीय रूप से परिवर्तित न किया जा सके। भारतीय संविधान के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में राज्यों संघटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होना भी भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाता है। यद्यपि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिखित संविधान के तहत सुरक्षित होने को ही प्रश्नगत विकल्पों में से भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाने वाली अनिवार्य विशेषता मानना समुचित उत्तर है।
निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो एकहरी नागरिकता। ठीक है, संघीय लक्षण ये क्या है? एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद है। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में निम्नलिखित लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि है। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति और आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया गया है, जो इसे एकात्मक बनाता है। ठीक है, अब ये क्या है? कौन सा एकात्मक तत्व है? ठीक है, तो एकात्मक तत्व क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति और राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति, संविधान संकट और एक ये सब हो जाता है इसका एकात्मकता का। दिए गए तत्वों में से क्रम संख्या, अच्छा ये पढ़ते हैं, एक मिनट, क्रम तो इधर दिख नहीं रहा है तो कैसे बताएं? क्रम संख्या 4, 6 और 7 पर उल्लिखित तत्व भारतीय परिसंघ व्यवस्था के एकात्मक तत्व। क्रम संख्या 1, 2, 3 में उल्लिखित तत्व परिसंघीय तत्व अनिवार्य है। क्रम 5 पर उल्लिखित तत्व को यदि हम शक्तियों के विभाजन में के पर्यायवाची के रूप में लें तो वह तत्व परिसंघीय व्यवस्था का कारक तत्व अर्थात सर्वाधिक आधारभूत तत्व है। परिसंघीय व्यवस्था को अन्य सभी तत्व इसी तत्व से निकले हैं। हमारे राज्य व्यवस्था आधारिक रूप से परिसंघीय है, परंतु वह संघ सरकार की तरफ झुकी हुई है। राज्यपालों की नियुक्ति एवं कतिपय उपबंध, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी उपबंध जैसे 356-57, समवर्ती सूची और उसमें प्रगणित विषयों पर संघ की अध्यारोही विधायिका शक्ति अनुच्छेद 254, राज्यों का नाम और भूगोल बदलने की सांसद की शक्ति अनुच्छेद 3-4, राज्यों की कमजोर वित्तीय शक्तियाँ, संविधान संशोधन में राज्यों की अपेक्षाकृत निर्बल भूमिका और जैसे 368 में अखिल भारतीय सेवा संबंधी संवैधानिक व अन्य विधिक उपबंध, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व और संबंधित राज्य का हित सुनिश्चित करने में राज्यसभा की कमजोर भूमिका जैसे संवैधानिक लक्षण हमारी राज्य व्यवस्था को एकात्मक तत्व है, जिसके कारण हमारा संविधान पूर्ववर्ती परिसंघीय संविधानों से सुभिन्न हो जाता है। कौन सा व्यवस्था एकात्मक तत्व है? एकात्मक तत्व अभी देखे थे, राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं, ये तीनों एकात्मक है। निम्न में से संघीय व्यवस्था में संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है तो देख लेते हैं। संविधान सभा के मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, तो ये सही है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, तो ये भी सही है। दोनों संघ तथा राज्य विधायीय संप्रभुत्व संपन्न है, तो ये गलत है। विधायकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है, तो ये भी गलत है, तो ये कर दो, सही हो जाता है। भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है, तथापि एकल नागरिकता और केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करते हैं। इस प्रकार कथन 1, 2 सही है, कथन 3, 4 गलत हैं, क्योंकि राज्य विधायिका, रक्षा एवं वैदेशिक मामलों,
सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं है और साथ ही यहाँ न्यायिक शक्तियों का सोपानबद्ध क्रम है, संघ एवं राज्यों के मध्य विभाजित नहीं है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, तो ये सही है। भारत में राष्ट्रपति प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, तो ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है और ए का सही व्याख्या करता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और इसी के तो हम गणतंत्रवाद कहते हैं। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत के संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कोई आनुवंशिक शासक नहीं होता तथा राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार कथन ए और आर दोनों सही है और आर इसका सही व्याख्या करता है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है। ठीक है, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, तो इस तरह से दोनों सही है और ए आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण और नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। अतः प्रश्न में दिए गए कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किए थे महात्मा गांधी तथा जयप्रकाश नारायण ने। कौन? दल विहीन प्रजातंत्र। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया, जो दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एक सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से हमारा ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए जो है आर का सही व्याख्या करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है, जिसमें वर्तमान समय में 28 राज्य, 8 संघ राज्य क्षेत्र। संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ तथा राज्यों के मध्य किया गया है। संघ को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है, जिसके कारण विधायकों के समंजन के एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ। इस प्रकार प्रश्नगत कारण और कथन दोनों सही है और उसका सही व्याख्या करता है। कथन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं, तो ये सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्य शैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली एवं संत शैली के तत्व सम्मिलित है, तो दोनों सही है और उसका सही व्याख्या भी करता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान है। यद्यपि विभिन्न युगों एवं काल में निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली है, परंपरागत शैली एवं संत शैली के तत्व समाहित है। स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों सत्य है और उसका सही पुष्टि करता है। महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़े दावेदार हैं। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है, तो इस तरह से इसका आंसर दोनों सही है
और सही व्याख्या करता है। महिलाएं, दलित, निर्धन तथा अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उनके आत्मसम्मान तथा गरिमा को बढ़ाता है। इस प्रकार ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण, आंसर गलत है इसका। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके बृहद होने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि उपयुक्त सभी कारणों में से संविधान का स्वरूप बृहद हो गया है। अतः सभी विकल्पों में से कोई एक सत्य नहीं है, बल्कि सभी सत्य है। तो देखते हैं इसमें बृहद का कारण क्या है। इसमें अनेक संविधानों की अनुभव समाविष्ट है, तो सही बात है। बहुत सारे देश से संविधान लेख बनाया गया है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। यह संघ तथा राज्यों का संविधान है, इसलिए ये सारे कारण हैं भारत के संविधान को बड़ा होने का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, तो ये सही है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, नहीं। भारत में, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली नहीं है। पाकिस्तान में ये सिर्फ सही है। भारत के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों के अपेक्षा केंद्र में ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देता है। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। ऐसा मानना ज़्यादा उचित है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। तो भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये तो है। भारत और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, ये भी किया गया है। संबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन ये सही हो जाएगा। यह संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक समान प्रतिनिधित्व समाहित का परिमाण है, तो गलत हो जाएगा। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, भारतीय संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि शामिल है। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है, तथा भारतीय संविधान के राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ अ स्टेट, अतः विकल्प डी सही है। कथन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। रीजन है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन कथन और कारण में कोई संबंध नहीं है, यानी जो कारण है वो सही व्याख्या नहीं करता है। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है, इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतया एकात्मक रूप में परिवर्तन हो जाने के इसके गुण के कारण ही इसे अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों यथा 13, 32, 131, 36, 141, 143, 126, 27, 245, 246 तथा 372 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक को
न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रसंग कथन दोनों सही है किंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है तो ये सही है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक, तो ये कथन जो आपका हो जाता है भी सही होता है और इस तरह से ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय, परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अर्थात अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया। इसे संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति में आदि के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया है। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है परंतु उसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति प्रबल है। इस मत का समर्थन संविधानविद दुर्गादास बसु भी करते हैं। परंतु वस्तुतः भारतीय संविधान न तो पूर्णतः संघात्मक और न ही पूर्णतः एकात्मक है और इसी कारण से इसे अर्धसंघात्मक कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो संघीय किंतु भावना में एकात्मक। प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में क्या है? एकात्मक है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो जी ऑस्टिन। कौन बोला है? जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद बोला है। भारतीय संघवाद की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है किंतु विद्वान इसे संघात्मक संविधान की ही संज्ञा देते हैं जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है जबकि केसी वेयर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? तो ये बोले थे केसी वेयर अर्धसंघात्मक बोले थे। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये बोले थे केसी वेयर। संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त कथन केसी वेयर बोले थे। निम्नलिखित में से किसी एक का कथन है संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो ये भीमराव अंबेडकर बोले थे कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह स्वीकार किया कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया है? तो ये हर्बर्ट साइमन। कौन? हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट ए साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत और अस्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया है जबकि ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिनी और एफ.डब्ल्यू. रिंग्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो यह विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यह विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यह कथन विधि तथा स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वे कहते हैं जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। निम्न में से कौन एक विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो फ्रैंक डब्ल्यू रिग्स। फ्रेड डब्ल्यू रिग्स जो है
विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। विकास प्रशासन की अवधारणा से फ्रेड डब्ल्यू रिग्स संबंधित है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में उन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो कौन है? हेनरी फयोल। कौन? हेनरी फयोल। प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हेनरी फयोल ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया है। इनके अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। ठीक है, यह कथन किसने बोला था? तो W.B. डॉनहोम। कौन? W.B. डॉनहोम बोले थे। W.B. डॉनहोम ने कहा था कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होता है। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? तो गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित कौन नहीं है? तो सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान, मतलब एक ही व्यक्ति में निहित होना, ये गणतंत्र नहीं बल्कि ये राजतंत्र हो गया। ठीक है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य विकल्पों प्रस्तुत गणतंत्रीय अवधारणा के रूप में है। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के रूप में लक्षणों के रूप में माना गया है? तो शक्तियों का परिसीमन और विधि के समक्ष समानता और स्वतंत्रता और नागरिकता का अधिकार, ये सब जो है इस तरह से 1, 2 और 4 हमारा सही आंसर है, विधि के शासन। प्रोफेसर डायसी ने 1885 ईस्वी में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन के निम्न 3 लक्षण दिए हैं। एक क्या है? विधि की सर्वोपरिता। इसका तात्पर्य है कि विधि सर्वोच्च है तथा राज्य की या व्यक्ति की स्वेच्छाचरित का अभाव होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन हेतु दंड किया जा सकता है, अन्य किसी हेतु नहीं। स्वेच्छाचारिता का अभाव शक्तियों के परिसीमन के रूप में प्रतिबिंबित होता है। और दूसरा है विधि के समक्ष समानता, अर्थात विधि के लिए सभी समान है और कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। और विधिक भावना की प्रबलता, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इसका तात्पर्य है कि संविधान के सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रताओं का निर्धारण करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का परिणाम है। संस्कार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, कौन है? संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। समझ गए? संवैधानिक सरकार कौन है? जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वस्तुतः राज्य की निरंकुश सत्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधियां भी विद्यमान रहती है।
परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है कि सीमित सरकार। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ सीमित सरकार। इसका तात्पर्य है कि सरकार एवं इसके तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का स्रोत संविधान है तथा ये संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होता है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को अपना आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्था के रूप में स्वीकार करेंगे? तो स्वयं को संपूर्ण विकसित करने का अवसर। स्वयं को संपूर्ण या पूर्णतः विकसित करने का अवसर। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ व्यक्ति की आत्माभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना है। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर स्वतंत्रता के पहलू है, परंतु ये पूर्णतः एवं उपयुक्त अर्थ में स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करते हैं। वस्तुतः किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा पर उस समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता है जब वह दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करने लगते हैं। नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर के अंतर्गत किए गए कार्य यदि दूसरों पर असर डालते हैं या इनसे बाकी लोग प्रभावित होते हैं तो उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वहीं स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता की वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास करते हैं। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। किसमें? विशेषाधिकारों का अभाव। समानता का एक सामान्य अर्थ यह हुआ कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। अतः समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकार का अभाव हो, किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया गया हो, सभी लोग समान रूप से रहते हों। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? तो सब कौन सा समान है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो नहीं। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है? नहीं। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, ठीक है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो इस तरह से हमारा वो सही हो। किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही सकारात्मक या नकारात्मक न करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पास पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की इस शक्ति के अपेक्षा छोटी है, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में 10 दिनों में विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु ऐसी किसी समय अवधि का उल्लेख नहीं है। भारत तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच पॉकेट वीटो की शक्ति विशेषता ही समान है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास तथा अमेरिका में राज्यों के पास है। अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य समानतः निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने
भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? तो वो है नागरिक केंद्रशासित प्रशासन या शासन का केंद्र बिंदु। द्वितीय प्रशासन सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12 नागरिक केंद्रित प्रशासन या शासन केंद्र बिंदु सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख है। भारतीय संघवाद में विभिन्न विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद का विकास सही है, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद सही है, और एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवा, इस तरह से उपरोक्त सभी सही है। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु उपरोक्त सभी संस्थाओं का आवश्यक माना गया है। अंतर्राज्य परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल नागरिकता व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता प्रोत्साहित करते हैं, जिससे संघ और राज्य आपस में जुड़े रहें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्राज्य परिषद का उल्लेख है। राज्यों के आपस में अथवा संघ के विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाता है। यह योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है, जिससे अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों, संचित निधि में राज्यों के राजस्वों में सहायता, अनुदान को शासित करने आदि के लिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी मतभेदों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाती है। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च और उसके द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है, जो संघ और राज्य दोनों के लिए है। कमेंट करके बताइए अनुच्छेद 315 में क्या है। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है? केंद्रीयता से संघवाद की ओर, तो 1980 में। यद्यपि 1960-70 के दशक से ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा था और कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल भी गए थे, परंतु वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1980 के दशक यानी 81 से 80 में खिसकी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं रहा। क्या? राष्ट्रीय प्रतीक। भारतीय झंडा समिति के अध्यक्ष भारतीय झंडा समिति में उल्लेखित है भारतीय झंडा संहिता में उल्लेखित है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में सफ़ेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है। जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा तीनों रंगों में की पट्टी में विभाजित आयताकार है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। सबसे ऊपर में गहरा केसरिया रंग
साहस का प्रदर्शन, बीच में श्वेत रंग शांति और सच्चाई का प्रदर्शन और सबसे नीचे हरी पट्टी उर्वरता तथा समृद्धि का प्रदर्शन है। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया है। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से अनुकूलित है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया। इसके गायन की अवधि 52 सेकेंड है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया था। यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। वंदे मातरम 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था और यह भी कलकत्ता में ही हुआ था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। कब? 22 मार्च 1957। चैत्र माह से अपनी शुरुआत होती है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। सामान्यतः चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च के, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। गंगा की डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम प्लेटानिस्ता गैंगेटिका को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय मोर वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टेटस को भारत का राष्ट्रीय पक्षी तथा बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है, को राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्ष 2008 में भारत द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ध्यातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अब प्रश्न उत्तर है, किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो 1950 में। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने का समय 52 सेकेंड है। कितना? 52 सेकेंड। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन या गायन काल है कितना? 52 सेकेंड। भारत का शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्ब्लेम कब से अंगीकृत किया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। यह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकारा गया? तो 22 जुलाई 1947 को। भारत का संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र में 24 तिलियां तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया, तो ये बिल्कुल ही सही बात है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में 21 तिली नहीं 24 है
और अनुपात 3:2 है। भारत के संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस देश के बाघों की घटती जनसंख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना द्वारा शुरू की गई। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। इसका वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टेसस है। क्या है? पाबो क्रिस्टेसस। ध्यातव्य है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, पुष्प कमल, फल आम तथा वाक्य सत्यमेव जयते है, जो सारनाथ वाराणसी के अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र न्याय का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ से बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तिलियां हैं। यह न्याय का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के आरों की कुल संख्या तो 24 है। राष्ट्रीय पंचांग संबंध में कौन से कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है तो नहीं, शक संवत पे है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था तो ये भी गलत। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र तथा सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, और 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। कब? 22 मार्च 1957 को। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में यानी लीप ईयर और 21 मार्च को पड़ता है। अब राज्य एवं संघ को अगले वीडियो में देखते हैं। लंबा हो जाएगा वीडियो, रहने देते हैं इसको। तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हम आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं, अभी 1-2 दिन में डाल देंगे पूरा बिहार का घटना चक्र। एक ही वीडियो में डाल देंगे पूरा बिहार का घटना चक्र। ठीक है? तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर कीजिए, तो हम पूरा बिहार का घटना चक्र लेके आ जाएंगे 1-2 दिन में और उसको हम डाल देंगे। तो आप लोग देखिएगा सब लोग, और कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।